वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर किस प्रकार से आता है। जो बच्चे कक्षा 10 में पहली बार बैठने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, तो उनके मन में ये ज़रूर आता है कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से पेपर आता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 2 सालों के पेपर लिए हैं जो ये हिंदी के पेपर हैं, और उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 10th की। तो आप अच्छी तरह से ध्यान से समझिए इसको और पूरा देखिए वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, और आप बिल्कुल भी प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे लिखने में। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही होशियार होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना समझी से अपने नंबर कटवा देते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम कहाँ गलती हमें नहीं करना है ताकि हमारे अंक ना कटें। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, और तनिक सी गलती उनसे हो जाती है, यानी उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें करना क्या है, या तो वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। तो इन सब बातों का आज हम जो समस्याएं होती हैं बच्चों की, वो सब इसमें समाधान करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये बोर्ड परीक्षा में पेपर आता है। तो चलो बच्चों, जल्दी से जान लेते हैं किस तरह से बोर्ड परीक्षा में पेपर आता है। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है ये, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुक्रमांक। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। जो भी आपको रोल नंबर मिलेगा वो यहाँ पर आपको रोल नंबर भर देना है। दूसरा आता है यहाँ पर नाम। यहाँ पर आप अपना नाम भर देंगे। बच्चों, सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में आपके पास पेपर आता है, और बच्चों उससे पहले पेपर से पहले आपके पास जो है आपकी कॉपी मिल जाती है जिसमें आपको उत्तर लिखना है। तो आपको पेपर मिलने से पहले आप अपना एंट्री उसमें भर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि जैसे ही आपको पेपर मिले आप उसमें जो है पेपर को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें। अब जैसे आपको यहाँ पर लिखा होगा समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक इसका 70 नंबर का है। और यहाँ पर देखिए बच्चों नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित हैं। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी बात है इस समय के बच्चों के लिए कि इस समय जो है 15 मिनट आपको केवल जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं, ताकि आप पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप लकी हैं कि आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो बच्चों हमारे लिए ये सुविधा नहीं थी कि हम प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए हमें अलग से 15 मिनट नहीं मिलते थे। आप बहुत ही लकी हैं जो आपको इस समय 15 मिनट भी मिल रहे हैं प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए और अपने प्रश्न पत्र को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। इस प्रकार देखिए बच्चों, आप पेपर में इस तरह से यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। और एक बात और बच्चों, ये जो नंबर है आपको जहाँ पर आप अपनी जो कॉपी होगी उसमें जब आप अपनी एंट्री कर रहे होंगे तो उसी में एक बॉक्स इस तरह से आता है लिखकर, उसी बॉक्स के अंदर आपको ये नंबर ये डालना है। ये संकेतांक होता है, वहाँ पर लिखा होता है अपनी आपकी कॉपी में संकेतांक डालिए। तो इस तरह से नंबर जो भी होगा, ये जरूरी नहीं यही नंबर होगा, हर साल जो है ये अलग अलग होता है। ये वाला नंबर, ये नंबर अलग होता है। तो बच्चों आप ये वाला नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर जो है उस बॉक्स में डालेंगे, अपनी जो है आपकी जो कॉपी मिलेगी जिस पर आप उत्तर लिखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम केवल यही समझेंगे कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से आता है। हम इसमें अभी उत्तर नहीं समझ रहे हैं, ना हम इसमें अभी बताएंगे उत्तर की जो वीडियो होगी कि आप किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, वो हम अगली वीडियो में आपको किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें केवल हम इतना ही समझ रहे हैं कि प्रश्न पत्र किस तरह से आता है। अभी देखिए बच्चों, आपका ये पहला प्रश्न है। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। अब इस प्रश्न को बच्चों आप ध्यान से पढ़िए। इसमें 4 ऑप्शन हैं और उसमें से एक सही है, वही आपको लिखना है। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर टाइम क्या वेस्ट करते हैं, वो चारों ही ये उतारेंगे, चारों अपनी कॉपी में उतारते हैं
और जो एक सही होता है फिर बाद में उसको लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको ये जब ये चारों आप कॉपी में ये उतार रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही टाइम लगता है लिखने में। तो आप केवल जब आपको इसका उत्तर पता है तो आपको लिखना है। जैसे ये प्रश्न है ना बच्चों, इसका ये उत्तर है जैसे कि ये सही है, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो आपको ये पता है कि ये सही है, तो आप इसी को उतारिए, यहाँ पर लिखिए प्रश्न का उत्तर और यहाँ पर ये लिख दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आप ये चारों के चारों नहीं उतारेंगे, जो उतारेगा बच्चा वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, उसी का एक का खा का ये दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति का रचनाकार का नाम लिखिए। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बच्चों कि वो कितना पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है किसी, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, किसी एक कृति के रचनाकार, यानी जो चार दी हैं 1 2 3 4, इसमें से किसी एक के जो रचनाकार हैं उसका आपको नाम लिखना है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो चारों का ही दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको 15 मिनट मिल रहे हैं। और इसमें से ध्यान दो कि इसमें कितना पूछ रहा है, एक कृति, क्योंकि ये नंबर ये जो है आपको एक ही नंबर का प्रश्न है, तो आपको एक कृति का लिखना है। तो आप किसी का जो चारों दी हुई हैं जिसका भी आपको याद है उसकी कृति का रचनाकार लिख दीजिए। ये पिछले साल का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए चार दी गई हैं, जो आपको याद हो उसमें से एक का, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बच्चों प्रश्न की कि किसी एक का ही पूछ रहा है तो आप किसी एक का ही दीजिए। हमने बताया था कि हम 2 पेपर ले रहे हैं, वो दूसरा पेपर था पिछले साल का और ये इस साल का 2020 का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें टिक नहीं लगाना। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, कुछ को तो समझ में नहीं आता कि इसमें से वो समझते हैं कि चारों में से एक सही है। तो बच्चों ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ये किताबें हैं, इसमें से ये किताबें किसने लिखी हैं, किसकी ये रचना है, उसका नाम लिखना होता है। तो आपको एक का लिखना है, बस एक का लिखना है क्योंकि इसके लिए निर्धारित 1 अंक निर्धारित है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न है जैसे किन्नर देश में लेखक का नाम लिखिए, ये आपको करना है। अगला प्रश्न है हंस के संपादक का नाम लिखिए, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की रचनाकार के का नाम लिखिए, ये भी आपको करना है, इसके लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा। देखिए ये दूसरा पेपर है, इसमें इस तरह से आपसे पूछा गया है कि रीति काल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर रीति काल की 2 प्रवृत्तियां पूछी हैं तो आपको 2 ही लिखना है क्योंकि इसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। दूसरा प्रश्न है छायावाद के प्रसिद्ध 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 कवि का नाम लिखना है जो छायावाद के कवि हैं। तो यहाँ पर आप 2 कवियों के नाम लिखेंगे और 2 अंक मिलेंगे इसके। तीसरा प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, इसके लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखना है बच्चों कि जहाँ 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको 2 लिखना है, जहाँ 1 पूछा जा रहा है वहाँ पे आपको 1 का ही जवाब देना है। अब तीसरा प्रश्न आएगा बच्चों आपको समझ में आ गया कि पहले प्रश्न में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे प्रश्न में आपसे जो है ये ऊपर के जो हमने पढ़े थे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये तीसरा प्रश्न होगा, ये आएगा आपका गद्य खंड से। इसमें 6 अंक का ये प्रश्न होगा, जिसमें देखिए 2 अंक का ये आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, 2 की रेखांकित व्याख्या होगी और 2 का एक कोई प्रश्न का आप उत्तर देंगे। इस तरह से आएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आपके एक गद्य अवतरण दिया जाएगा और उसका आप जो है पढ़ेंगे उसको, और पढ़ करके जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आप प्रश्न के जवाब देंगे। जैसे बच्चों ये गद्य अवतरण दिया गया है, ये गद्य अवतरण अब की बार आपके में नहीं आएगा, क्या लिखूं वो निकाल दिया गया है। 30% जो कोर्स कम हुआ है तो उसमें से ये क्या लिखूं पाठ हटा दिया गया है क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है उसमें ये दिया गया है। तो इस तरह से ये एक अवतरण है यहाँ पे लिखा हुआ है और ये देखिए इस तरह से पूछा जाएगा
ये गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक प्रश्न दूर के ढोल सुहावने होते हैं इसका आंसर दीजिए। तो आप इसको पढ़ेंगे और इस तरह से आप प्रश्नों को का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आया है मित्रता पाठ से। आपको 2 गद्य अवतरण मिलेंगे और बीच में अथवा होगा, तो आपको उनमें से एक करना है। जो भी आपको अच्छी तरह से याद हो आप उसको एक करिए, दोनों आपको नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अथवा में दूसरा है, मित्रता पाठ से लिया गया है। हमने कहा था जब हमने मित्रता पाठ पढ़ा था कि ये जो कुसंग का ज्वर है ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है। देखिए इस बार भी आया है ये पिछले साल। तो इसमें से देखिए पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। इस तरह से बच्चों पूछा जाएगा। तो जो रेखांकित का आपको अर्थ लिखना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको अर्थ लिखना है और संदर्भ जो भी आपने मित्रता पाठ किया होगा याद वो लिखना है। और जो कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, इस तरह से आपको इसका जवाब देना है और इसके लिए मिलेंगे आपको 6 अंक। अब आता है बच्चों काव्य खंड। काव्य खंड में भी इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। ये चौथा प्रश्न होगा आपका और ये इसके मिलेंगे आपको 6 अंक। 6 अंक गद्य से मिलेंगे और 6 अंक जो है काव्य से भी मिलेंगे। अब इसमें से भी निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको बच्चों 1 नंबर में आपको संदर्भ के मिलते हैं, 4 अंक आपको अर्थ के लिखेंगे, व्याख्या जो करेंगे आप, और 1 नंबर मिलेगा आपको काव्य सौंदर्य का। ध्यान रख लो बच्चों। देखिए इसके अंक जो है 1 नंबर में काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य नहीं संदर्भ है। 1 नंबर जब मिलेगा आपको जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे, 4 अंक जब मिलेंगे जब आप इसकी व्याख्या लिखेंगे और 1 अंक मिलेगा आपको जब आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। अगर कोई बच्चे क्या करते हैं कि व्याख्या लिख करके छोड़ देते हैं, काव्य सौंदर्य लिखते ही नहीं हैं, तो उसके नंबर कट जाते हैं। या संदर्भ नहीं लिखते तो आपको संदर्भ के नंबर लेने हैं तो आपको संदर्भ भी लिखना होगा और काव्य सौंदर्य के लेने हैं तो आपको लास्ट में काव्य सौंदर्य भी लिखना होगा। ये देखिए ये सूरदास का आया है, ऊधो मन न भये 10-20। ये जब हमने इसकी व्याख्या पढ़ी थी तो हमने बताया भी था कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके देखिए ये बोर्ड परीक्षा में भी आया है ये ऊधो मन न भये 10-20। ठीक है, इसका अर्थ आपको आता ही होगा क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से दिया हुआ है ये पूरा, यहाँ तक का आपको अर्थ लिखना है। पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे, फिर नीचे काव्य सौंदर्य लिखेंगे, तब आपको इसके 5 अंक मिलेंगे। देखिए बच्चों ये दूसरा पेपर है, इसमें पूछा है, देखिए ये भी कितना महत्वपूर्ण है। जब हमने पढ़ा था तो बता देता है कि इसमें से भी बहुत अधिक आता है। ये रसखान के जो हैं सब ये 2 ही। जब आपने ये सूरदास के ये रसखान के सभी ये पढ़े थे उसमें आपने अर्थ समझा था और उसमें बताया भी गया था कि ये जो है बहुत ही रसखान का जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें से भी बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। तो बच्चों इसके भी आपको इसी तरह से लिखना है। आप इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। आपके 2 मिलेंगे, 2 काव्य में मिलेगा, 2 ही गद्य में मिलेगा। तो आपको जो याद है वो 1 करना है, दोनों नहीं करने हैं। अब अगला आता है बच्चों 5वां प्रश्न आता है जीवनी का, कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों किसी एक का ही लिखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी तो आप इसकी कर दीजिए। यानी इन 3 जीवनी आपको मिलेंगी करने के लिए, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है। जो भी आपको याद हो अच्छी तरह से वो कर दीजिए। पहले उनका जीवन परिचय देना है और पहले जीवन परिचय लिख करके फिर एक रचना का आपको नाम देना है। उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। देखिए बच्चों जीवन परिचय के आपको मिलेंगे 2 अंक और जो एक रचना का नाम लिखेंगे उसके लिए मिलेंगे आपको 1 अंक। तो इस प्रकार से ये आपके 3 नंबर की जीवनी हो गई। यानी 2 अंक आपको मिलेंगे जीवन परिचय के और 1 अंक मिलेगा आपको उनकी रचना का नाम लिखने का। गद्य खंड से भी जीवन परिचय पूछे जाएंगे और काव्य खंड से भी आपसे जीवन परिचय पूछे जाएंगे। आपको पूरे पेपर में 2 जीवनी करनी है, एक गद्य से एक काव्य से। तो इस प्रकार देखिए ये काव्य से आई है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए तथा एक रचना का उल्लेख कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए इसके लिए भी आपको मिलेंगे जीवन परिचय के 2 अंक और उनकी रचना का जब नाम लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा। और इस प्रकार देखिए 3 जीवनी यहाँ पर आई हैं, रसखान, महादेवी वर्मा, केदारनाथ। ये पिछले साल का पेपर है बच्चों। तो ये देखिए अब आप इसमें से तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख करके उनकी एक रचना लिख दीजिए। तो इसके लिए आपको मिल जाएंगे 3 अंक। फिर आता है बच्चों छठा प्रश्न। इसमें आएगा संस्कृत शेष खंड से कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये होगा आपका 4 नंबर का। 1 नंबर का आपको संदर्भ लिखना है और 3 नंबर आपके जो है इसमें अनुवाद के मिलेंगे आपको। तो इस तरह से बच्चों ये तो दिया है, ये पार्ट आपके जो है कोर्स से बाहर कर दिया गया है। ये प्रबुद्ध ग्रामीण, ये पिछले साल का पेपर है इसलिए इसमें आया हुआ है। अब की बार ये वाला जो है पार्ट निकाल दिया गया है। कोरोना की वजह से 30% जो कम हुआ है सिलेबस, तो उसमें से ये पार्ट हटा दिया गया है। तो ये पिछले साल का पेपर है इसलिए इसमें दिया गया है। लेकिन इस साल के जो भी गद्य अवतरण वाले हैं का जो ये संस्कृत वाले जो पाठ हैं उसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से एक अवतरण आएगा और संस्कृत में लिखा होगा और उसका आपको अनुवाद करना होगा। और एक आएगा अथवा में, आपको अगर ये नहीं आता है बच्चों तो एक श्लोक आएगा लिखा हुआ और उसका आपको अनुवाद लिखना है। जैसे यह है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अगर आपको नहीं आता है अनुवाद तो आप इसका लिख सकते हैं। दोनों अथवा का मतलब होगा कि इन दोनों में से कोई एक आपको करना है और अंक दोनों के ही समान होंगे। इसके भी आपको 4 मिलेंगे और इसके भी 4 मिलेंगे। बच्चों 4 जब भी मिलेंगे जब आप संदर्भ भी लिखेंगे और अच्छी तरह से अनुवाद भी लिखेंगे। अगला प्रश्न आता है बच्चों 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बच्चों आप कोई प्रश्न पत्र में जो ना आया हो श्लोक उसको लिखिए। तो जैसे बच्चे अक्सर क्या याद करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो है ये अक्सर बच्चे परीक्षा में कि एक श्लोक आता है उन्हें पता है और वो ये याद कर लेते हैं। अब देखिए इस प्रश्न पत्र में जब ये आ गया अनुवाद करने के लिए तब आप इसमें से देख करके नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने ये याद कर रखा है कंठस्थ लेकिन ये अनुवाद करने के लिए पेपर में आ गया है तो आप अब इसको नहीं लिख सकते हैं। अब आपको लिखना पड़ेगा कोई दूसरा श्लोक। जो एक बार और समझ लो कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ का मतलब होता है कोई याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बच्चे क्या करते हैं कि उसी प्रश्न पत्र में से जो भी श्लोक लिखा होता है वही वो लिख देते हैं और ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर उसके नहीं मिलेंगे। तो बच्चों इसलिए आप 2 श्लोक कम से कम याद करके रखिए। अगर एक परीक्षा में आ भी जाता है लिखने के लिए तो एक आपको याद रहेगा और वो आप लिख सकते हैं और इसके लिए मिलेगा आपको 2 अंक। और वो लिखा हुआ बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए क्योंकि लिखने के ही आपको नंबर मिल रहे हैं। इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको लिख करके प्रैक्टिस करिए कि उसमें कोई गलती ना हो, तभी आपको मिलेंगे इसके लिए 2 अंक। अब आता है बच्चों इसी का अगला खा और इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं आपको। अब ये देखिए बच्चों ये वाराणसी से आ गया कि पुत्र मरणम मंगलम भवति। यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने, ध्यान से देखना 2 प्रश्नों के उत्तर देने। तो जिस तरह से ये 3 आए हैं अब 3 में से आपको 2 जो भी याद हो वो आप दे दिए। अब यहाँ पर देखिए ये वाराणसी से आया कुत्र मरणम मंगलम भवति कि कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है तो वाराणसी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आया है पुरुराज के आसित वीर वीरेन पूज्यते। पहले कहा था कि जो ये वाराणसी वाला पाठ है इसमें से प्रश्न भी बहुत अधिक आते हैं और अर्थ भी पूछा जाता है। और जो ये है वीर वीरेन पूज्यते ये पाठ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि इसके प्रश्न भी आते हैं। और वीर वीरेन पूज्य के जो पाठ है उसके प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो उस पाठ को तो बहुत ही अच्छी तरह से आप याद कर लें। अब ये जो तीसरा वाला है ये बच्चों अब आपके कोर्स में नहीं है, ये है प्रबुद्ध ग्रामीण। इसमें से ही अब इसमें से नहीं आएगा ये वाला क्योंकि ये कोर्स से आपको हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। 30% जो कोर्स कम हुआ है। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको जो अच्छे से 2 प्रश्न याद हैं तो आप उस 2 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए और इसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। देखिए ये पिछले साल का पेपर है। देखिए इसमें ये पूछा गया था चंद्रशेखर से, बताया था कि चंद्रशेखर के भी बहुत महत्वपूर्ण है
प्रश्न ये भी परीक्षा में आ जाते हैं। ये देखिए, कस्य ताड़ी चंद्रशेखर पुनः पुनः किम अवदत्, यानी कोड़े से पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार क्या कह रहे थे। तो वीर वीरेण पूज्यते और वाराणसी पाठ और ये चंद्रशेखर, इन सब के प्रश्नों को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। ये भी दूसरा पेपर है बोर्ड का। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि कंठस्थ किया हुआ कोई ये श्लोक लिखिए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये 2 पेपर इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। अब ये जो है आपका पाठ ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये निकल चुका है आपके कोर्स से, अन्योक्ति विलास। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो ये आया है, हर साल वीर वीरेण पूज्यते में से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, इसको बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों याद कर लो, वीर वीरेण पूज्य पाठ को। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भी हटा दिया गया है। अब यहाँ पर ये विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है, विद्या योगेन वर्धते। यहाँ पर ये जीवन सूत्राणी पाठ से ये वाला आया है। तो बच्चों प्रश्नों के लिए आप वीर वीरेण पूज्यते, वाराणसी पाठ और जीवन सूत्राणी और चंद्रशेखर आजाद, इन पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें, इनके अनुवाद भी और इनके प्रश्न भी। अब आता है बच्चों 8वां प्रश्न। इसमें आपसे देखिए पूछा जा रहा है करुण अथवा हास्य रस का उदाहरण पर लिखिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों 2 ही रस हैं आपके, एक हो रहा है करुण रस, एक है हास्य रस, और दोनों ही इसमें आते हैं। अब इस प्रकार आप ध्यान से देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और वो करुण रस और हास्य रस दोनों की ही परिभाषा उदाहरण सहित लिख देते हैं और इसके लिए मिलते हैं उनको 2 अंक। तो बच्चों चाहे आप करुण रस और हास्य रस की दोनों की लिख दो, लेकिन आपको 2 ही अंक मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और लेकिन इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि वो अथवा जिसमें लगा होगा, यानी 2 में से आपको एक करना है, या तो आप करुण रस का लिखिए या हास्य रस का लिखिए। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों को लिख देंगे तो आपके ज़्यादा अंक मिलेंगे। कुछ बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, उन्हें सब याद आता है, सब याद होता है, तो वो क्या करते हैं कि दोनों ही लिख देते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि टाइम उनके पास बचता नहीं है और उन्हें निबंध याद होता है और वो निबंध नहीं लिखते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से आपका नुकसान हो जाता है। आपको समय भी बचाना है, आपको याद है अच्छी बात है, तो आपको सिर्फ एक को ही लिखना है, क्योंकि आपको दोनों लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। एक ही लिखिए और आपको सिर्फ इसके 2 ही नंबर मिलेंगे, तो दोनों लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब अगला जैसे प्रश्न है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, अथवा लिखा है तो आप उपमा का लिखिए या रूपक का लिखिए, एक का ही लिखिए, क्योंकि इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 अंक। इसमें भी बच्चे बहुत बार करते हैं बोर्ड परीक्षा में, दोनों का ही लिखाते हैं कि जो है हमें दोनों आता है, हम दोनों लिखाएंगे। लिख दो, ये अच्छी बात है, लेकिन बच्चों बाद में क्या होता है, उन बच्चों के साथ ही वो निबंध जरूर छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो निबंध लिख पाएँ, क्योंकि इसमें ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और इससे उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, अंक उन्हें 2 ही मिलते हैं। और इतना और होता है कि एग्जामिनर ये जरूर सोच लेता है कि बच्चे को प्रश्न पढ़ कर के प्रश्न को समझना नहीं आता है, तो इसमें आपकी कोई तारीफ नहीं होती है बच्चों। सिर्फ एग्जामिनर ये सोचता है कि आपको प्रश्न पढ़ करके समझना नहीं आता है, आपको अथवा का मतलब नहीं पता है, तो इसलिए आपने दोनों ही लिख दिए हैं। तो इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखो, जितना पूछा जा रहा है उतना ही दो, अपना समय भी बचाओ और अपना काम भी पूरा करो। जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे ही प्रश्न को आप जो है उत्तर लिखो, जितने भी आपसे पूछे गए हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी को ज़्यादा लिख दो और किसी को छोड़ाओ। अब अगला प्रश्न जैसे का वाला आएगा, सोठा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब इसमें भी अथवा लगा है, आपको या तो सोठा लिखना है या रोला लिखना है और इसके लिए भी मिलेंगे आपको 2 अंक। ये दूसरा पेपर है बच्चों, देखिए इसमें भी इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अथवा दे करके। आप इतना समझ लो, अगर आपने ये याद कर लिया हास्य रस, करुण रस, उपमा, उत्प्रेक्षा, रोला, सोठा, तो बच्चों आपके 6 अंक बिल्कुल पक्के हो गए। अब आता है आपका 9वां प्रश्न। इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द लिखिए। अब यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पढ़ते नहीं हैं ध्यान से। इसमें लिखा है 3, यानी कि आपको जो 4 दिए गए हैं उसमें से 3 के आपको एक एक शब्द लिखना है। जो भी आपको आते हैं उसके आपको 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। अब यहाँ पर जो भी है ये 1
2, 3 अगर आपको जो भी आते हैं उससे आपको एक शब्द बनाना है। जैसे अगर आपको आता है अधि, अधि से जैसे अधिकार बनाना है, अनि से अनु से अनुमान बनाना है, सह से सहयोगी बनाना है। इस तरह से आप जो आसान है इस तरह से ले लीजिए। जैसे अधि, अनु, ये सह, ये आसान लग रहे हैं तो ये 3 बनाइए इस तरह से, और उनका केवल एक ही शब्द बनाइए। अब कोई कोई बच्चे जो करते हैं कि उन्हें जितना आता है, अब ये तो बहुत ही सरल होता है, बच्चों को उपसर्ग जो है बहुत आसान लगते हैं किसी किसी को, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे जितने भी उन्होंने गाइड में याद किए होते हैं वो सारे ही लिख देते हैं। इससे भी उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। इतना नहीं करना है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही आप लिखिए। इसमें सिर्फ पूछा जाता है 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, यानी सिर्फ आपको एक ही शब्द बनाना है। आप जितना प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे उसका उतना ही जवाब दीजिए, इससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए मिलेंगे आपको 3 अंक। अब ये सिर्फ इतना, जैसे आपने लिख दिया अधिकार, बस ये अधिकार लिखने के ही, अगर आप इससे बना रहे हैं अधि से अधिकार लिख दिया तो 1 अंक मिल जाएंगे। अनु से बना रहे हैं अनुमान लिख दिया, अनुसार बना दिया, एक ही शब्द तो उसके आपको 1 अंक इसका मिल जाएगा। सह सहयोगी बना दिया तो यह सहयोग बना दिया तो उसके लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। आप एक एक भी बनाएंगे तब भी आपको इतने मिलेंगे, और अगर आप बहुत सारे लिख देंगे तब भी आपको 3 अंक ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। और इस तरह से बच्चों इतने सारे ये आते हैं करने से, उसमें से आपको केवल 3 ही करने हैं। ये देखिए इस तरह से ये दूसरा पेपर है, ये इसमें से आते हैं। जैसे इसमें भी यही लिखा है कि उस पर उपसर्गों में से किसी एक में से 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो भी आपको इतने सारे ये दिए हुए हैं, जो भी आपको याद हो उसके एक एक बना देना है। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न आएगा बच्चों प्रत्यय का आएगा। प्रत्यय में आपको 2 बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें ये जो है इसमें 3 पूछे जाते हैं और प्रत्यय में 2 पूछे जाते हैं। तो जो भी है ये आपको याद है, ये दिए हैं, इसमें से जो भी आपको याद है वो आप 2 कर दीजिए। बच्चों ये जो 5 अंक का आपको बिल्कुल पक्का है, बहुत ही सरल काम है कि आप 5 अंक इसमें से ले सकते हैं, 3 उपसर्ग में से, 2 प्रत्यय में से। लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। जब उपसर्ग लिखते हैं तो उपसर्ग में वो बच्चे गलती करते हैं कि उसे लास्ट में लगा देते हैं, और जब वो प्रत्यय लिखते हैं तो प्रत्यय को पहले लगा देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे पीछे कौन से लगेंगे, तो उपसर्ग पहले लगेंगे और प्रत्यय बच्चों लास्ट में लगेगा। इसका बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही सरल चीज़ है, तो इसमें आपको नंबर नहीं कटवाने हैं। जैसे आई है तो आपको पढ़ाई बनाना है, पन है तो बचपन बनाना है, हट है तो घबराहट बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है। अब आता है बच्चों ये समास वाला। 2 के समास विग्रह कीजिए, तो आपको इतने में से आपको 2 का समास विग्रह करना है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। एक समास का विग्रह करने का मिलेगा और एक समास का नाम लिखने का मिलेगा। तो आप इसमें से जो भी आपको याद है वो ध्यान से दीजिए कि आपको जो इसमें से 2 आते हों उनका समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए, और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। अभी देखिए अगला प्रश्न जो आएगा आपको बच्चों ये तत्सम रूप लिखने होंगे। जैसे ये आपको 2 के तत्सम रूप लिखने हैं, तो इसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। यहाँ पर देखिए इतने सारे दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 के तत्सम शब्द लिखने हैं। ये बच्चों यहाँ पर ये तद्भव है, क्योंकि जब खा आप देख लें, यहाँ पर ध्यान रखने की, अगर आपको खा दिखाई दे रहा है ये खा, तो समझ लो कि आपसे जो है ये तद्भव शब्द आया है और आपको इसका तत्सम बनाना है। ये सब जो है हमने वीडियो बनाई है तद्भव और तत्सम की, उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, उसमें आप समझ सकते हैं। उसमें बताया था बच्चों कि अगर खा क्या होता है ये तद्भव का होता है, अगर ये छा है तो ये तत्सम का आता है। इतना आप ध्यान रखें। अगर खा वाला पूछा जा रहा है तो ये आप इसका तत्सम बनाएंगे, छा वाला अगर आया है तो आप इसका तत्सम जो तद्भव बनाएंगे। इस तरह से आता है बच्चों अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से 2 के शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ पर 2 के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यहाँ पर देखिए ये पर्यायवाची की भी हम पढ़ाई कर चुके हैं, वीडियो बन गई है, आपने देख भी ली है, और जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो बच्चे दोबारा से देख लें, प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी हुई है। तो आपको इसमें से 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र है, उसमें भी इसी तरह से आपसे 2 तत्सम शब्द पूछे गए हैं।
ये इनका आपको तत्सम शब्द लिखना है। ये तद्भव आए हुए हैं और इसके आपको तत्सम शब्द बनाने हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है कितना, दो शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर हम 2 पेपर ले रहे हैं और अलग अलग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। अब अगला आता है बच्चों 10वां प्रश्न। इसमें से आपको 2 में से संधि करनी है। 2 संधि करनी है, इसमें संधि का नाम भी देना है। संधि करने के आपको 1 नंबर मिलेंगे, संधि का नाम लिखने का भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर यण संधि आई है, ये वृद्धि संधि आई है। बच्चों 2 ही संधि हैं आपके कोर्स में, तो 2 को अच्छी तरह से याद कर लो। देखो वृद्धि भी आती है, यण भी आती है। इस प्रकार से आपको केवल करनी कितनी है, 2 करनी है। ठीक है, 2 करेंगे और 2 के ही आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तब मिलेंगे जब आप उसका संधि करेंगे और संधि का नाम लिखेंगे, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। अगला आता है प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से जो है एक ये आएगा शब्द रूप। शब्द रूप आपको 2 अंक का करना होगा। ये मधु और नदी, ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी भी आपने वीडियो देख ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो बच्चे देख लें प्लेलिस्ट में से। और बच्चों ये इस बार अब की बार नहीं आएंगे, ये आपके कोर्स से बाहर कर दिए गए हैं। तो आप मधु के और नदी के और फल के रूप अच्छी तरह से याद कर लें, ये आपके अब की बार कोर्स में रखे गए हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखिए। तो आप और इसमें से भी आपको जो है किसी एक का ही बताना है। अगर अथवा लगा हुआ है तो आपको या तो मधु का बताना है या नदी का बताना है, दोनों का आपको नहीं बताना है। अगर अथवा है तो किसी एक का बताइए। अगले देखिए इसी में से प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अब इस तरह से ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, समझिए और इसमें से बताइए कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। और ये भी जब हमने धातु रूप पढ़ा है, ये सब समझा दिया है आपको वीडियो के माध्यम से, तो आप उसमें से ये कर ही सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कौन सी धातु है। धातु पूछ रहा है, लकार पूछ रहा है, पुरुष पूछ रहा है, वचन पूछ रहा है। ठीक है, और इसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। ये 3 दिए हैं तो 3 में से सिर्फ आपको 1 ही बताना है। बच्चों इस बार बोर्ड परीक्षा में आप ये पट धातु और हस धातु को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये दोनों जो है कोर्स से बाहर कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से। तो आप इस वर्ष पट धातु और हस धातु को अच्छी तरह से याद कर लें। इसी में से बच्चों इस बार पूछा जाएगा। देखिए इसमें ही पूछा जा रहा है धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आप कर ही देंगे। फिर आता है बच्चों अगला अनुवाद। आपको 2 वाक्यों का अनुवाद लिखना है, यानी आप 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करेंगे। जैसे ये 4 दिया हुआ है, 4 में से आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी जो हिंदी लिखी हुई है इन वाक्यों को आपको संस्कृत में लिखना है। जो कोई भी आपको अच्छी तरह से याद हो उनका 2 की संधि कर दी, जो इनका अनुवाद कर दीजिए। ठीक है, और इसके मिलेंगे आपको 2 अंक। इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। कोई बच्चा तो अगर उसे बहुत आता है, बहुत अच्छी तरह से उसकी संस्कृत आती है, तो वो 4 ही लिख देता है। तो बच्चे 4 नहीं लिखने हैं। आपको जितना पूछा जा रहा है, 2 वाक्य पूछे जा रहे हैं, तो आप 2 का ही लिखिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इससे आपको ज़्यादा अंक नहीं मिलते हैं, बल्कि आपका टाइम वेस्ट ही होता है। अगले दूसरे प्रश्न पत्र का है, इसमें भी इसी तरह से पूछा गया है। 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये देखिए ये हर बार आता है बच्चों, बहुत बार आ जाता है। ये वृक्ष से फल गिरते हैं, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, सिकंदर कौन था, सभी छात्र पत्र लिखेंगे। इस तरह से आपको जो भी आते हैं उसमें से 2 का अनुवाद कर देना है, उसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। अगला जो 11वां प्रश्न होगा आपका होगा निबंध का। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर 4 विषय आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है और इसके मिलेंगे आपको 6 अंक। बच्चों किसी भी हालत में आपको निबंध नहीं छोड़ना है और आपको पूरा पेपर जो है लिखना है। तो अंत में आप निबंध को जरूर करिए, क्योंकि ये 6 अंक का होता है। इसे अच्छी तरह से आपको लिखना है। ये दूसरा प्रश्न है, पत्र है। इसमें भी देखिए इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें ये इधर के विषय दिए गए हैं और इसमें से आपको 1 करना है। इसमें से भी देखिए 6 अंक मिल रहे हैं। ये 2 प्रश्न पत्र आपको एक साथ दिखाए जा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो 12वां प्रश्न आता है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने का है। यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निर्धारित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसके लिए मिलेंगे बच्चों आपको 3 अंक। एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और वो भी उस खंड का जो आपके ज़िले में चलता है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है कि कौन सा खंड काव्य किस ज़िले में चलता है,
वीडियो को बच्चे देख लें, प्लेलिस्ट में है ये 10th की, और समझ लें कि कौन से ज़िले में उनका कौन सा खंड काव्य चलता है, उसी का आपको करना है। जैसे ज्योति जवाहर है, जो रामपुर के बच्चे हैं, रामपुर ज़िले में परीक्षा देंगे, उन बच्चों को ज्योति जवाहर करना है। यहाँ पर ज्योति जवाहर के 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है, क्योंकि इसमें देखिए पूछा जा रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगर आपको ये याद है तो ये कर दीजिए, अगर ये नहीं है तो ये कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए मिलेंगे आपको 3 अंक। अब इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, बच्चों ध्यान से सुन लो इस बात को। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जितने भी खंड काव्य दिए गए हैं, ये देखिए जितने इसमें खंड काव्य दिए गए हैं, उन्हें बच्चों को लगता है कि ये जो है हमें पढ़ना है, कि हमारी गाइड में ये सब दिए हुए हैं तो इसलिए हमें पढ़ना है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि सिर्फ उन्हें एक ही अपने ज़िले का खंड काव्य करना होता है। और वो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनकी गाइड में दिया होता है, वो सब याद कर लेते हैं और सबका ही थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि उन्हें 1 अंक भी नहीं मिलता है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जो भी खंड काव्य आपके ज़िले में चलता है उसका ही उत्तर आपको देना है ध्यान से। और इसके लिए आप कि कौन से ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है उसकी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, अगर आपको नहीं पता है, तो इस गलती से आपके 3 अंक कट सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने ये 2 प्रश्न पत्र आपको दिखाए हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर उसे अब भी कुछ उलझन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछे, हम उसके जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और बच्चों, जब आपकी कॉपी आप पूरा लिख लें तो अंत में अपना रोल नंबर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अंकों में, शब्दों में, दोनों में ही अपना अंक जो है रोल नंबर होता है वो ज़रूर लिख दें। तो बच्चों इस वीडियो में तो हमने केवल प्रश्नों को ही जाना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से जो है इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, जिससे आपके अंक जो है पूरे आपको अंक मिले और आप जो है अच्छे अंक परीक्षा में ला सको। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। और बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसकी पहचान होती है कि जब वीडियो चल रही है तो आपका सब्सक्राइब का बटन लाल होगा, उसको दबाइए और उसको साथ में जो घंटी होती है उसको भी प्रेस करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।